हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगी, यानी बाइलिंगुअल रहने वाला है ये लेक्चर। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों के लिए ये लेक्चर होने वाला है आज का लेक्चर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे डाइजेशन यानी पाचन क्या होता है। तो बच्चों, डाइजेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इनसॉल्युबल फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल। बच्चों, जब कॉम्प्लेक्स फूड या वाटर इनसॉल्युबल फूड है ना, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फूड में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। जैसे आपने रोटी खाई, तो रोटी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो रोटी को जब हम खाते हैं तो वो रोटी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो जाती, उसको पहले क्या करना पड़ता है, चबाना पड़ता है। चबाने के बाद में उसको लीलना मतलब अंदर ले जाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं डाइजेशन को हिंदी में कैसे समझेंगे हम लोग। तो वह प्रक्रिया जिसमें जटिल एवं जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं जल में घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। ठीक है, मतलब देखो, डाइजेशन में क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा और वाटर इनसॉल्युबल, मतलब जो जटिल भोजन होगा और जो वाटर यानी पानी में अघुलनशील होगा, उसको बहुत ही आसानी तरीके से मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल में। तो जब उसे हम सिंपल और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन कई सारे स्टेप में होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, उसको बोलते हैं इंगेशन, मतलब अंतःग्रहण। इंगेशन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, तो इंगेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो जब कोई चीज़ या जब कोई, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाने में क्या करते हैं कि जो हम खाने का टुकड़ा यानी खाने का जो निवाला मुख के अंदर रखते हैं, अपने माउथ के अंदर रखते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंगेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहण। तो सबसे पहले हमने खाने का टुकड़ा लिया या खाने का निवाला लिया और उसको मुँह के अंदर रख लिया, तो वो प्रोसेस होती है इंगेशन। इंगेशन के बाद में फिर क्या होता है बच्चों, उस खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब फिर चबाया, चबाने के बाद में फिर पूरे एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ पूरी प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी उस फूड से जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उन एसेंशियल चीज़ों को बॉडी क्या करती है, वहाँ से एब्जॉर्ब कर देती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जो खराब चीज़ें होती हैं, उनको बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद फूड का एसिमिलेशन होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, उसका स्वांगीकरण होता है। फिर उसके बाद में इमिशन होता है, यानी उत्सर्जन होता है। मतलब जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी एक्सक्रिएट कर देती है, बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, यानी उसका उत्सर्जन हो जाता है। तो ये होता है हमारा डाइजेशन, यानी फूड को कॉम्प्लेक्स और वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस से सिंपलर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, वही हमारा डाइजेशन होता है। और डाइजेशन इतने स्टेप में या इतने चरण में होता है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, अब हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र होता क्या है, तो इसको पहले हम हिंदी में समझेंगे। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग, पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, ऑल द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन
टुगेदर फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, मतलब सिस्टम पूरा बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें सिस्टम बनता है ना, जैसे टिश्यू, सेल, ऑर्गन, बॉडी, ऐसे इनका फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी बनती है, तो वैसे ही डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन में कई सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। भाई डाइजेशन कोई अकेले तो बॉडी कर नहीं लेती, उस डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, और इन्हीं सब ऑर्गन्स को मिला करके हमारा एक सिस्टम बनता है जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आ जाता है आपका एलिमेंट्री कैनॉल और दूसरा आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी पाचक ग्रंथियाँ आ जाती हैं। ठीक, अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनॉल। एलिमेंट्री कैनॉल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो बच्चों एलिमेंट्री कैनॉल हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है, तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनॉल होता है। एलिमेंट्री कैनॉल में कौन कौन से और पार्ट आएंगे, सबसे पहले बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यानी जो हमारा माउथ होता है, ये बक्कल कैविटी जो होती है माउथ के अंदर का पार्ट होता है, यहाँ से हमारी एलिमेंट्री स्टार्ट होती कैनॉल। फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, ओसोफेगस आता है जिसे हम लोग ग्रास नाल बोलते हैं, फेरिंग्स को ग्रसनी बोलते हैं, और बक्कल कैविटी को मुख गुहा बोलते हैं। फिर स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आ जाता है। इंटेस्टाइन में दो हमारी इंटेस्टाइन होती है, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर एनस आ जाता है। तो ये हमारा होता है टोटल क्या, एलिमेंट्री कैनॉल। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है, उस डायग्राम में आप देखिएगा जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम ये दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या है कि सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो स्लाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर टंग्स के पास में टंग्स पे पाई जाती है, यानी माउथ में बक्कल कैविटी में हमारी कई सारी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि एक स्लाइवा का सेक्रीजन करती हैं, एक लार का स्राव करती हैं, और यही लार, यही स्लाइवा हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद लीवर की बात करें तो बच्चों लीवर जो होता है ये भी हमारी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, और ये हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। यहाँ से भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आगे हम बच्चों बात करेंगे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की बात करें, इसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और पैनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन निकलता है बच्चों। इंसुलिन वो होता है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है ना। और जिन इंसानों में या जिन व्यक्तियों में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनमें क्या होता है, उनको शुगर जैसी डिजीज हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कनेक्टेड बाय सेवरल पार्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी माउथ से लेकर के एनस तक के जो पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, तो वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। द माउथ ओसोफेगस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो सबसे पहले माउथ आ जाता है, ओसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है, एनस आ जाता है, एंड एनस प्ले द मेजर रोल इन दिस स्टोरेज पार्ट ऑफ इन दिस, मतलब यहाँ पर इन दिस तक रखेंगे तो ये हमारे मेजर पार्ट आ जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो हम इंटेस्टाइन की बात करें तो वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और इंटेस्टाइन एक तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है और दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात करें द स्टोरेज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो जो हमारे स्टोरेज डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो हमारा लीवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है और पैनक्रियाज आ जाता है। इसी को हम हिंदी में समझेंगे कि पाचन तंत्र मुख से गुदा द्वार तक कई अंगों तक जुड़ा होता है।
तो वही चीज़ आ गई कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र होता है वो मुख गुहा से हमारे गुदा द्वार तक होता है ना। इसमें कौन कौन से, एक तो मुख आ जाता है, ग्रसनी आ जाती, आंत आ जाती यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। गुदा की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, यानी इतने जो ऑर्गन्स होते हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, पाचन तंत्र के मजबूत हिस्सों में यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पैनक्रियास, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर भी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, हर एक पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, हम आगे बात करेंगे मुख गुहा की। अब हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। होता क्या बच्चों, ये जो आपका मुख होता है जिसको आप डब्बे जैसा खोलते हैं, तो अंदर का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। पाचन यहीं से शुरू होता है, जो हमारा मुख होता है यानी जो बक्कल कैविटी होती है वहीं से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स हेयर। इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, सबसे पहले लिप्स आ जाते हैं, टंग आ जाती, जीभ आ जाती। भाई बक्कल कैविटी के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे होंठ आ जाएंगे यानी लिप्स आ जाएंगे, फिर टंग आ जाएगी, फिर टीथ आ जाते हैं, फिर आ जाती है सैलिवरी ग्लैंड। इतनी सारी चीज़ें हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे लिप्स की यानी होंठ की। तो तरल भोज्य पदार्थों को मुख से बाहर नहीं आने देते हैं, यानी डज नॉट अलाउ लिक्विड फूड टू कम आउट ऑफ द माउथ। जो हमारे ये होंठ होते हैं ये इस बक्कल कैविटी को बंद करने का काम करते हैं। अब अगर आपके होंठ ना होते तो आप जितना खाते लार की तरीके से सब बाहर बह जाता है ना। तो ये होंठ क्या करते हैं, ये हमारे जो लिप्स होते हैं, जो भी हम लोग फूड अंदर चबाते हैं उस फूड को बाहर बहने नहीं देते, या जो लार होती है उसको भी बाहर आने से रोकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा इसी का, टंग यानी जीभ। तो जीभ की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। जो जीभ होती है हमारी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है, मसल से मिलकर बनी होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो हमारे जो टंग्स की लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ का काम क्या होता है बच्चों, तो ये हमें फील कराती है टेस्ट का, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारी टेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और टेस्ट बड्स की बात करते हैं, अगर हम टेस्ट बड्स की बात करते हैं तो 8000 से 10,000 के बीच में हमारी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जीभ के ऊपर। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग दांत की, टीथ की बात करते हैं। तो अगर हम टीथ की बात करते हैं तो हमारा जो दांत होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, लेकिन 98% भाग जो होता है हमारे दांतों का वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है। ओके, बाकी रिमेनिंग बचा हुआ फॉस्फोरस होता है। डेंटल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट का जो डेंटल फार्मूला होता है वो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी ये अपर पार्ट का हो गया। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये नीचे का पार्ट हो गया। भाई ऊपर दांत होते हैं, नीचे दांत होते हैं, तो ये ऊपर का। तो अगर हम एडल्ट में बात करते हैं, इंसाइजर 2 होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। कैनाइन एक ऊपर एक नीचे होता है। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे। और अगर हम मोलर की बात करें तो 3 मोलर ऊपर 3 मोलर नीचे होते हैं। टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2 2 4 1 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा 32 दांत होते हैं एडल्ट में, ठीक है। वहीं पर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, या मिल्क टीथ की बात करते हैं। बच्चों में क्या होता है, ऊपर भी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर की अगर बात करते हैं तो बच्चों में ऊपर 2 इंसाइजर 1 कैनाइन, प्रीमोलर अब्सेंट होता है बच्चों में, और मोलर होते हैं 2। नीचे के जबड़े में भी 2 इंसाइजर 1 कैनाइन, और यहाँ पर भी प्री मोलर नीचे भी अब्सेंट होता है, और मोलर कितना होता है 2। तो टोटल यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, टोटल जो इनमें टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ टीथ और उनके फंक्शन की बात करते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो दांत होते हैं हमारे, टीथ की बात करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इंसाइजर की, तो जो कि होते हैं 8, और इनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं ना,
जैसे हम कोई निवाला अंदर ले जाते हैं तो भोजन को काटने का जो काम करते हैं वो हमारे इंसाइजर करते हैं। कैनाइन की बात करते हैं तो ये 4 होते हैं, ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को फाड़ने का काम करते हैं। आगे बात करें प्री मोलर और मोलर की बात करते हैं तो ये इनका काम होता है ग्राइंड करना और चेयरिंग करना ऑफ फूड, मतलब चबाना और फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम टेस्ट ग्लैंड की बात करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ जो हमारे माउथ में पाई जाती हैं, ये क्या होती है, फाउंड इन द बक्कल कैविटी, यानी हमारे माउथ में ही हमारी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि जीभ के नीचे पर प्रेजेंट होती है, हमारे जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होती है जो कि स्लाइवा का सेक्रीजन करती है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिला, ये जबड़ों के नीचे होती हैं और हमारे स्लाइवा का जो 70% स्लाइवा होता है वो इन्हीं से बनता है बच्चों। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं तो ये कान के नीचे, यहाँ पर अंदर की ओर कान के नीचे प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने पढ़ा इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में। अब हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, अभी आगे बात करेंगे बच्चों हम बात करेंगे फायरिंग्स यानी ग्रसनी की। तो इट इज़ अ जंक्शन, जंक्शन का मतलब जानते हो, जहाँ पर 2 या 3 चीज़ें, 2 चीज़ें आप आकर के मिलें। तो फायरिंग्स क्या है, एक जंक्शन है जहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन यहाँ नहीं होता। तो फायरिंग्स में क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या करता है, ये एक जंक्शन है, जैसा कि बताया जंक्शन होता है। तो ये कान, नाक, आँख यानी ईयर, नोज, आइज़ और माउथ के रास्ते को जोड़ता है। यहाँ पर सारी चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ग्रासनाल यानी ओसोफेगस की बात करें तो ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फूड पाइप, क्योंकि ये फूड को लेकर जाती है। कनेक्ट द स्टमक टू माउथ, ये स्टमक से माउथ तक की इसकी कनेक्टिविटी होती है और यहाँ पर भी फूड का डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे स्टमक की। तो स्टमक में बच्चों बात कर लेते हैं, जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप का होता है और रेड होता है, ठीक है, कलर में रेड होता है। फूड यहाँ 3 से 4 घंटे रहता है, यानी 3 to 4 आवर्स फूड किसमें प्रेजेंट रहता है, तो ये स्टमक में रहता है। आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट आर नॉट डाइजेस्टेड हियर, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे स्टमक हैज़ 3 पार्ट्स, यानी स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। सब नंबर 1 ऊपर का पार्ट होता है कार्डिया जिसे बोलते हैं, नीचे का दूसरा पार्ट होता है फंडस और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की। जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी तो इट इज़ फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो स्टमक के लोअर पार्ट में पाई जाती हैं। आगे ऑक्जेलिक सेल, अब देखो इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, तो देखो यहाँ पर ऑक्जेलिक सेल पाई जाएंगी। ऑक्जेलिक सेल से हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो बैक्टीरिया वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस सेल होती है जो कि एक म्यूकस का सेक्रीजन करती है और यही म्यूकस क्या करता है कि स्टमक के अंदर उसकी वॉल के चारों ओर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट स्टमक वॉल पर नहीं पड़ता है ना। जाइमोगिन सेल की बात करते हैं तो जाइमोगिन सेल से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ओके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच मान कितना होता है तो 2.5 होता है। और म्यूकस की बात करते हैं तो म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एचसीएल, एचसीएल से जो स्टमक होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस से बच्चों कई सारे एंजाइम निकलते हैं। अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहला एंजाइम पेप्सिन आ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए यानी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प होता है। हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन नाम का एंजाइम हेल्प करता है। दूसरा एंजाइम इससे निकलता है, एक तो रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है। रेनिन का काम क्या होता है, मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी मिल्क को डाइजेस्ट करने में काम करता है और ये कर्ड यानी दही में इसको कन्वर्ट करने का भी काम करता है। अगर हम बात करें बच्चों में और एडल्ट में तो ज़्यादातर आप देखे होंगे कि बच्चों में जो हमारा रेनिन होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जब कोई एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसमें रेनिन कम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मिल्क वाले प्रोडक्ट जो भी खाता है उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।